Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you chapter 17 breathing and exchange of gases from a class 11th science book। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रीदिंग क्या होती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। मतलब ब्रीदिंग के आगे जब हम रिस्पिरेशन को देखेंगे तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी CO2 और O2 का हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे लंग्स में कैसे होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम योर NCERT बुक वी विल explain and we will understand the chapter. So starting from the first stanza of NCERT book, that is, as you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. तो जैसे आप सबको पता ही है कि जैसे ऑक्सीजन हम लेते ही क्यों हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस क्यों लेते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज होता है हमारी बॉडी में। और इसी की वजह से हमारी बॉडी में जो भी हम फूड मटेरियल लेते हैं, वेदर वी टेक कार्बोहाइड्रेट्स, वेदर वी टेक प्रोटीन्स, वेदर वी टेक फैट्स, सो ऑल दीज आर द फूड स्टफ्स विच वी विल ईट। ओके, देन by taking oxygen, these are all the complex molecules। तो ये सब complex molecules होते हैं और जब हम इनको खाना खाते हैं तो with the help of oxygen इन सब का बॉडी में डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और फैटी जो हमारा फैट है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। और इसके बाद भी इनसे ग्लूकोज से भी ATP बनने की प्रोसेस, अमीनो एसिड से भी ATP बनने की प्रोसेस होती है, जिसमें कि ऑक्सीजन जो है एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है और ATP को जनरेट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारी बॉडी को फॉर 1 सेकेंड या कुछ देर के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये ATP की सिंथेसिस रुक जाएगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और ATP की सिंथेसिस यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा और हमारी बॉडी की टिश्यूज या बहुत सारे ऑर्गन्स डाई करने लगेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई अगर पर्सन सफोकेशन से मर जाता है या जैसे आप रोडेंट्स को देखते हैं, जैसे चूहे मारने की जो दवाई है उसमें देखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये वो ATP की बनने की जो प्रोसेस है उसको ही खत्म कर देते हैं। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं इस कैटाबॉलिज्म में और इस प्रोसेस में, इस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है जो कि है CO2 जिसको कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और ये टिश्यूज में बनता है और हम इसको सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सो it is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमें जिंदा रहने के लिए हमेशा ही O2 यानी ऑक्सीजन लेने पड़ता है और CO2 को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर ये CO2 को हम बाहर नहीं निकालेंगे जो कि एक जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, तो हमारी बॉडी में ये इकट्ठा होके वो बॉडी के लिए टॉक्सिक का काम करेगा और हमें हार्म पहुंचाएगा। इसीलिए ये इसका एक्सक्रीट होना, हमारी बॉडी से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। देन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, तो ऑल्सो कॉमनली नोन एज रिस्पिरेशन। ओके, तो ये जो प्रोसेस है पूरी कि हम ऑक्सीजन को अंदर सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं बाहर, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं और इसको ऑल्टरनेटिवली रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, देन अब आप बोलोगे कि ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन क्या दोनों एक ही तरह, मतलब एक ही चीज है या हम इनको इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं? ठीक है, सो आई वुड से दैट ब्रीदिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन। ओके, सो रिस्पायरेशन में और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सिर्फ ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का
एक्सपायरेशन ही नहीं इन्वॉल्व होता है। तो ब्रीदिंग में हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपायरेशन और ऑक्सीजन का इंस्पायरेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। बट रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फर्दर मोर स्टेप्स लाइक जो है एसिमिलेशन ऑफ, जैसे कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसका पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिस्पिरेशन एक ब्रॉड टर्म हो सकता है, ब्रीदिंग से ज्यादा बड़ा टर्म हो सकता है कि इसके अंदर मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है। देन प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। अगर आप अपने चेस्ट पे हाथ रखोगे, सांस लिया सांस छोड़ा, तो आपको लगेगा कि मतलब हम जब सांस लेते हैं तो कुछ हम हवा भरते हैं अंदर, और जब सांस छोड़ते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आपको हमेशा ही ब्रीदिंग के दौरान फील होगा। ठीक है, सो यू नो दैट दिस इज ड्यू टू ब्रीदिंग। और ये होता क्यों है? सांस लिया सांस छोड़ा, सांस लिया सांस छोड़ा, तो ये होता क्यों है? क्योंकि हम ब्रीद कर रहे होते हैं। ठीक है, हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। सो हाउ डू वी ब्रीथ? हम ब्रीद करते ही कैसे हैं, मतलब कैसे? जैसे हमने अभी हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हार्ट जो है बीट करता है, तो बीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलती है बाय एसए नोड या साइनो आर्टरियल नोड जो है उसको एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स देता है, और जिसकी की वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड द कार्डियक साइकिल गोज ऑन। देन हाउ डू वी इनिशिएट द ब्रीदिंग? ब्रीदिंग कब शुरू कब होती है? मतलब कोई तो एक इनिशिएशन फैक्टर होना चाहिए ना, समथिंग, सम बिगिनिंग पॉइंट शुड बी देयर कि how we have suddenly start breathing. Okay, so how does it happen? So we will see it in detail in this chapter only. Okay, so the respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following section of this chapter. So we will discuss the mechanism of respiration as well as how we have started breathing की शुरुआत कैसे होती है, we will see it in detail. Okay, then first of all let's talk about some respiratory organs, because studying the mechanism of breathing or studying the mechanism of respiration is incomplete without knowing its organs. Okay, तो respiratory organs कौन कौन से होते हैं अगर हम ये जान लेंगे, then जब हम mechanism को discuss करेंगे तो you can relate it better. Then mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitat and level of ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हम केवल ह्यूमंस की ही नहीं बात करेंगे, पहले हम एज ए एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं पूरे। तो जैसे कि कोई हमने देखा कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी में रहने के लिए एडेप्टेड है। ठीक है, तो उसके पास अलग तरह का रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म है। एंड देन कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो हवा में उड़ता है, देन उसका रिस्पायरेशन करने का थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है, क्योंकि उसकी बॉडी की साइज, उसकी बॉडी की नीड्स अलग है। ठीक है, एंड देन जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, लार्ज ऑर्गेनिज्म है, उनका ब्रीदिंग का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी का रिस्पायरेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। ओके, देन लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटफॉर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है, तो बॉडी सरफेस के ऊपर उनका एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम सांस को, हवा को लंग्स में भरते हैं, एंड देन ऑल दिस एयर गो इनटू आवर बॉडी एंड देन देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पर उनके साथ ऐसा नहीं होता। जैसे मेरी स्किन है, इसके ऊपर हवा गुजर रही है, यहीं से अलग अलग सेल अपने अपने लिए ऑक्सीजन मतलब उसने अब्सॉर्ब कर ली डिफ्यूजन के थ्रू, एंड देन यहाँ वाला हाथ ने अपना अपना कर लिया। मतलब हर बॉडी का हिस्सा अपने अपने लिए ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करता है। कोई उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई लंग ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर एक टिश्यू जो है उनकी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी जो है अब्सॉर्ब कर रही है। ओके, देन अर्थवॉर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। ठीक है, जो अर्थवॉर्म है आपने देखा होगा, उसका जो बॉडी होता है वो थोड़ी स्लिपरी मॉइस्ट गीली गीली से रहती है, तो उस क्यूटिकल के थ्रू अर्थवॉर्म जो है ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है अपने बॉडी के सरफेस से। उसके पास भी कोई ऐसा लंग्स का मैकेनिज्म नहीं है। ओके, एंड इंसेक्ट्स यानी ऑर्थोपोड्स जो भी हैं हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। इंसेक्ट्स यानी कॉकरोच, grasshopper, जितने भी ऑर्थोपोड्स, and this point is very very important. Many a times it has been asked in the NEET exams also that insects have a network of tubes or tracheal tubes, okay, to transport atmospheric air within the
बॉडी, तो उनके पास क्या होता है, एक ट्रैकियल ट्यूब होता है उनके पास, और they to transport atmospheric air within the body. And I am again repeating this point, that this point is very very important. It has been asked in the examinations. Okay, so specialized vasculature structures called gills होते हैं, branchial respiration जिसको हम कह रहे हैं, are used by most of the aquatic arthropods and mollusks, whereas vascularized bags called lungs, pulmonary respiration, are used by the terrestrial forms for the exchange of gases. तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फिशेस हैं, ओके, उनके पास क्या है, गिल्स होते हैं, और ये गिल्स को हम कहते हैं ब्रैंकियल रिस्पिरेशन भी कहते हैं। एंड ये जो है गिल्स के थ्रू जो वाटर करंट है उनकी बॉडी में गिल्स होते हैं, और वाटर करंट, वाटर की एक धारा उनके गिल्स के ऊपर से गुजरती है। तो गिल्स के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व है, उस ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को ये गिल्स डिजोल्व कर लेती हैं, और फिर वो गिल्स जो है से जो ऑक्सीजन उनकी बॉडी को मिलती है वो उसको यूज करती हैं। एंड देन आपने देखा ही होगा कि जो हम वेस्कुलराइज्ड बैग्स जिसको कहा जा रहा है, जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, जो वर्टिब्रेट्स हैं, उनके पास एक बिल्कुल डेवलप्ड जो है वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड द लंग्स या पल्मोनरी रिस्पिरेशन। हमारे पास लंग्स होता है रिस्पायरेशन करने के लिए, ठीक है। एंड हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऐसे करते हैं। सो अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स। हम वर्टिब्रेट्स में भी कुछ हैं जो कि गिल्स को यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्थोपोडा। जैसे फिशेस हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं बट वो भी गिल्स को यूज करते हैं। वेयर एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, birds and mammals respire through lungs. तो this point is also very important कि vertebrates में केवल fishes हैं जो कि गिल्स का यूज करते हैं। गिल्स का यूज ऑर्थोपोड्स भी करते हैं, आपने देखा, और मोलस्क भी करते हैं, ओके। एंड देन वर्टिब्रेट्स में केवल फिशेस हैं, लेकिन जो आप एम्फीबियंस देख रहे हैं जो कि वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। तो हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इन सबके पास एक रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, लंग्स का होता है, ठीक है। सो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, फ्रॉग इसमें एक बहुत ही ज्यादा एक एक्सेप्शन। आपको पता ही एम्फीबियंस क्या होता है। एम्फीबियन वो होते हैं जो कि पानी और टेरेस्ट्रियल यानी जमीन दोनों पे रह सकते हैं। तो जब पानी में जाएंगे तो उनके पास गिल्स होनी चाहिए, और जब वो टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे रहेंगे तो उनके पास लंग्स होने चाहिए। तो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन ऑल्सो। तो मॉइस्ट स्किन से भी रिस्पिरेशन कर सकते हैं और लंग्स भी उनके पास रहता है, ठीक है। तो क्योंकि वो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, तो वो अपनी स्किन के थ्रू भी रिस्पिरेशन कर सकते हैं और अपने लंग्स के थ्रू भी रिस्पिरेशन कर सकते हैं। फ्रॉग एक एक्सेप्शन भी है, क्योंकि फ्रॉग जब अपने टैडपोल स्टेट में होता है, टैडपोल लार्वा होता है, तब उसके पास गिल्स होती हैं। लेकिन जैसे ही मेटामॉर्फोसिस के बाद टैडपोल जो है वो टैडपोल से बाद एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, तो उसकी गिल्स जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं, गिल्स जो है वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड देन जब वो पानी में रहता है तो अपने वो स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करता है, एंड जब वो जमीन पे रहता है तो वो अपने लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन करता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमंस जो है एक खास तरह का सबसे इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं आप कि क्योंकि हम भी ह्यूमंस हैं, तो वी विल डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन वेरी वेरी डिटेल। सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। जैसे हम सबको पता है कि हमारे पास एक नाक का पेयर है, दो नॉस्ट्रल्स है हमारे पास, एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स है। So opening out the upper lips, it leads to the nasal chamber through the nasal passage, ठीक है। nasal chamber होता है nasal passage, जो आपकी नाक और मुंह पीछे जाके मिलते हैं, तो उनको हम कहते हैं nasal chamber, okay। So the nasal chamber opens into pharynx, pharynx में ओपन होता है, a portion of which is common passage for food and air। तो pharynx जो होता है वो एक common passage होता है जहां की फूड भी जाता है और एयर भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन फेरिंग्स के आगे फूड का रास्ता अलग हो जाता है और एयर का रास्ता अलग हो जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस भी यहाँ जाती है, ठीक है। खाना खाते हैं तो खाना भी यहाँ जाता है, लेकिन इस फेरिंग्स के पॉइंट के बाद खाना अलग रास्ते और फूड अलग रास्ते, ठीक है। देन द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब ये फेरिंग्स के बाद
लैरिंग्स आता है और उसके बाद ट्रैकिया आता है, ठीक है। तो लैरिंग्स क्या है हमारा, एक जो साउंड बॉक्स होता है उसको हम लैरिंग्स कहते हैं, एंड उसके बाद ट्रैकिया आता है जिसको कि हम विंड पाइप भी कहते हैं, और वो हमारे सांस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि हमारे लंग्स से जुड़ी रहती है। सो लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स, लैरिंग्स जो है वो कार्टिलेज का बना रहता है, which helps in sound production and hence called the sound box, ठीक है। This is also very important. Larynx is called the sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis, ठीक है। तो जो ग्लॉटिस होता है जो कि हमारे लैरिंग्स के ठीक ऊपर होता है, तो उसको कवर करने के लिए एक हमारे पास फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम एपिग्लॉटिस कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लैरिंग्स के बाद जो है हम, जैसे मैंने कहा कि फूड का रास्ता अलग हो जाता है और जो आपका एयर है उसका रास्ता अलग हो जाता है, तो जब भी हम स्वॉलो करते हैं तो वो कोई चीज जो है फूड आर्टिकल जो है वो आपके ट्रैकिया में न चला जाए, इसके लिए ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स जो रहता है उसके ऊपर जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस, जो कि जब हम स्वॉलो करते हैं तो वो इसको बंद कर लेता है। तो आप सांस लेना और स्वॉलो करना एक साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ईदर वन ऑफ देम यू कैन डू एट अ टाइम, या तो सांस लेना या तो खाना खा लो। सांस को रोकना पड़ता है क्योंकि वो एपिग्लॉटिस उसको कवर कर देता है ताकि कोई खाना आपके विंड पाइप में न चला जाए, ओके। सो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi, okay। then trachea जो है जब आपके फिफ्थ थोरासिक जो आप वर्टिब्रा आता है, ठीक है, फिफ्थ थोरासिक जो आपके वर्टिब्रल कॉलम है, हम सब के सब वर्टिब्रेट्स है तो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम्स का जो फिफ्थ वर्टिब्रा है, जब वहां पे ये आपका ट्रैकिया पहुंचता है तो वहां पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और हर एक साइड को हम राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। एंड ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई जो है फिर से डिवाइड करती है सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाने के लिए, और वो सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड करते हैं टर्शरी ब्रोंकाई बनाने के लिए, और ये आगे डिवाइड करते जाते हैं और लास्ट में ये ब्रोंकियोल्स बनाते हैं, ठीक है। एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल, जो बिल्कुल लास्ट के, जैसे हमने कहा ना अर्टरी होती है, अर्टरियोल्स होते हैं, फिर कैपिलरी होती है, तो लास्ट में जो बनता है बिल्कुल थिन स्ट्रक्चर वो हम उसको ब्रैंकियोल्स कहते हैं। सो द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड द इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट होते हैं ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर जो फ्लेक्सिबल तो रहे ही, बट हार्ड भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं इनको, मतलब ठीक है इनके लिए, तो ये कोलैप्स ना कर जाए ये स्ट्रक्चर। तो एक जैसे आपने देखी होगी टेलीफोनिक शावर की जो पाइप होती है उसके जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, रिंग्स लगे रहते हैं ताकि वो खिंच भी सके, फ्लेक्सिबल भी रहे, एज वेल एज अपने जगह पे अपना स्ट्रक्चर भी मेंटेन किए रहे, ओके। सो ये एक जो कहते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। सो ईच टर्मिनल ब्रोंकाई गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एल्वोलियाई। तो हर एक ब्रोंकाई से बहुत सारे थिन एल्वोलियाई जुड़े रहते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं एल्वोलियाई, और इसी में गैसियस एक्सचेंज होता है ताकि एल्वोलियाई बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे लंग का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ठीक है। लंग का में एल्वोलियाई क्यों होते हैं? जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, so that more and more gases exchange can take place in our lung and our body can function more efficiently. We can generate more amount of ATP, so there is no there should be no scarcity of oxygen in our body, so that we can function very well, okay. So that we can function very well. So the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the लंग्स, ओके। फिगर एक देख लेते हैं हम, लंग्स का फिगर है आपके बुक में। जैसे कि ये हमने देखा कि ये आपका एक लंग है, लंग का स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द एपिग्लॉटिस विच कवर्स द ग्लॉटिस, सो दैट
food don't enter into your trachea, and this is your larynx, it is the sound box, and this is the trachea, this is the windpipe, and at fifth vertebrae it divides into left side and right side, and here we are studying about the left side. So left side branch divide into primary bronchi, secondary bronchi, and tertiary bronchi, and here you can see the bag like structure. These are our alveoli. These alveoli increase the surface area of the lungs so that more and more oxygen can be entrapped into the lungs, and they can be absorbed by the blood. Okay, so और यहाँ पे जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये है आपको प्लूरल मेम्ब्रेन्स दिख रहा है। ये एक हार्ट, ये जो है आपके एक लंग्स को एक एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नली सपोर्ट करती है, एक स्ट्रक्चर देती हैं, ठीक है। और इनके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको कि हम प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं, एंड दिस इज एल्वेओली, और ये प्लूरल फ्लूइड है, एंड ये ब्रोंक्यूल्स है। और लंग्स में नीचे आप ये जो देख रहे हैं राउंड आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये है डायफ्रेगम, ठीक है। और ये डायफ्रेगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रीदिंग के लिए। हम जैसे मैंने कहा कि हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, तो ये डायफ्रेगम हमारे रेस्पिरेशन को इनिशिएट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है और फिर हमारा हार्ट बीट करता है, वैसे ही डायफ्रेगम क्या है, जैसे कि आप अभी फिगर में देख रहे हो कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे ब्रेन से मैसेज आता है, तो ये जो है नीचे को हो जाता है, नीचे आ जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये अपना स्ट्रक्चर मतलब ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो जब ये नीचे आता है तो हमारा जो आप देख रहे हो ये जो है इस कैविटी को हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी, ठीक है। तो जब ये नीचे आ जाता है तो आप देखोगे कि इसका ओवरऑल वॉल्यूम इस थोरैसिक कैविटी का नीचे आने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया। तो फिर आपका जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि हर एक चीज जो है अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से मूव करती है। तो अब यहाँ पे लंग्स के अंदर जो है जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, वो अब कम हो गया है, ठीक है। तो इसी वजह से एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है और लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, तो इसी वजह से हम जो है इंस्पायरेशन करते हैं, इसी वजह से हम सांस लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जो है डायफ्रेगम अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है, ये वापस रिलैक्स पोजीशन पे चला जाता है। तो क्या होता है कि अब ये वॉल्यूम इतना ही रह गया वॉल्यूम, ठीक है। जब वॉल्यूम कम हो गया, आपको पता है ये रिलेशन जो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो जब ये डायफ्रेगम नीचे आ गया तो एरिया या वॉल्यूम बढ़ गया, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर प्रेशर कम हो गया। इसी वजह से बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने एयर हमारे बॉडी में एंटर कर गई या हमने इंस्पायरेशन कर लिया। लेकिन जब ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है तो ये थोरैसिक वॉल्यूम की कैपेसिटी, ये वॉल्यूम जो है ये कम हो गया। तो जब ये वॉल्यूम कम हो गया, एरिया कम हो गया, तो यानी इसका प्रेशर जो है उस वक्त बढ़ गया। तो जब प्रेशर बढ़ गया तो इसी वजह से हम अब अपनी बॉडी का जो एयर है वो बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि हम एक्सपायरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिस्पिरेशन को कंट्रोल करने में। ये डायफ्रेगम के मूवमेंट से ही ये जो एयर का प्रेशर ग्रेडियंट हम देख पा रहे हैं कि कभी हमारी लंग्स में जो है प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, और कभी जो है प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। इसी वजह से हम बार बार सांस लेते हैं और बार बार सांस जो है हम छोड़ते हैं। तो डायफ्रेगम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर डायफ्रेगम किसी वजह से अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो गिर गया और उसको चोट लग गई, कई बार आप देखते होगे ना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है ना, तो कैसे, ना उसके ब्रेन में चोट लगी है, ना उसका कोई हाथ पैर टूटा है, ना ही मतलब कहीं चोट नहीं लगी, बट वो फिर भी डाई हो गया, मर गया। तो क्यों ऐसा होता है कि कई बार की है आपको जब यहाँ चोट लगती है, लंग्स के नीचे पेट के वाले हिस्से के ऊपर में चोट लगती है, तो कई बार लोगों का डायफ्रेगम टूट जाता है, डायफ्रेगम डैमेज हो जाता है। तो जब डायफ्रेगम डैमेज हो जाएगा तो हम न सांस ले पाएंगे न सांस छोड़ पाएंगे, और जब सांस नहीं लेंगे तो फिर हम डेथ कर जाएंगे, है कि नहीं। तो डायफ्रेगम भी बहुत एक तरीके से हमारा लाइफ सेविंग रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है
जो लंग्स के बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे कि एपिग्लॉटिस, लारिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलियाई, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देन अगर हम इसको पढ़ेंगे कि इनका एक एक का क्या फंक्शन है, जैसे कि वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग, ओके। सो वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा with pleural fluid between them. It reduces friction on the lung surface. ठीक है, तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर की प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है वो एक तरीके से फ्रिक्शन को, घर्षण को, ठीक है, लंग्स के बीच में किसी भी तरह का फ्रिक्शन ना हो ये उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। लंग्स का किसी और चीज से कोई फ्रिक्शन, जैसे हमारे लंग्स के अगल बगल रिब्स भी तो है, हड्डी है ना, ये रिब्स ये दिखाया नहीं गया फिगर में, इसके ऊपर रिब्स है, रिब्स के केस में ये लंग्स बंद है, तो किसी तरह का वेयर एंड टियर ना हो, सांस लेने से हमारा बार बार लंग्स फूलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फूलता है, फिर सिकुड़ता है, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, तो इसकी वजह से कोई फ्रिक्शन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन रहती है। सो द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी। तो जो हमारा ये जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है ये थोरैसिक कैविटी के कॉन्टैक्ट में रहती है, और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स के कॉन्टैक्ट में रहती है, ठीक है। सो द इनर लाइनिंग वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग्स surface. Now the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. तो अगर हम ब्रॉड वे में रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में बांट ले तो हम ये देखेंगे कि रेस्पिरेशन में ये जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, ये ट्रैकिया से लेकर के यहाँ तक एल्वोलियाई तक, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक जो है इनटेक पार्ट है, गैस का कैसे इनटेक होगा ये डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन एल्वोलियाई वाला जो हिस्सा है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज वाला हिस्सा है, ठीक है, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है और इसी को हम कहते हैं कि एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। सो द कंडक्टिंग पार्ट वो चीज जो कि ऑक्सीजन को लेके जाए या कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ने के लिए लेके जाए। So the conducting part transports the atmospheric air into the alveoli, clears it from foreign particles. भाई हमारे एयर में तो बहुत सारा डस्ट है, बहुत सारे कीटाणु जीवाणु घूम रहे हैं, तो जब हम सांस लेते हैं वो सब भी हमारे बॉडी के अंदर जाते ही होंगे सांस के थ्रू, लेकिन हमारे नेजल पैसेज में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके की वजह से, जैसे हमारे नॉस्ट्रल्स में कुछ कुछ आपको हेयर्स दिखते होंगे, वो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को इंट्रैप कर लेते हैं, पहले ही फिल्टर कर लेते हैं और हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देते हैं, नहीं तो हमें बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, हम बीमार पड़ सकते हैं। एंड देन जो एयर होती है बाहर की वो कई बार ड्राई होती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, तो हमारी बॉडी उससे सूख जाएगी, इसकी वजह से उस एयर में थोड़ी सी ह्यूमिडिफायर भी, मतलब ह्यूमिडिफायर का भी काम हमारा नॉस्ट्रल करता है। एंड ऑल्सो ब्रिंग्स टू द बॉडी टेम्परेचर। कई बार जो है एयर या तो बहुत गर्म होती है बाहर की एज कम्पेयर टू अवर बॉडी टेम्परेचर, और कई बार एयर बहुत ठंडी होती है, तो जब हम बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी एयर लेंगे तो हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स हैं वो इससे हर्ट हो सकते हैं, तो इसी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो नॉस्ट्रल है या जो हमारा ये सिस्टम है रेस्पिरेशन का, ये इसको बॉडी टेम्परेचर पे लाता है, ठीक है। सो द एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। तो जो एक्सचेंज पार्ट है वो एल्वोलियाई में होता है और वहीं पे CO2 का जो हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 लेके आई रहती है कैपिलरीज के थ्रू, और जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन वो एल्वोलियाई में भरी रहती है और वहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ओके। सो द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। तो हमारी बॉडी में कुछ चैम्बर्स होते हैं, जैसे हमारा स्टमक भी एक चैम्बर के अंदर है, हमारा हेड भी एक चैम्बर के अंदर है, ब्रेन जो है एक चैम्बर के अंदर है, तो जो हमारा लंग्स है ये जो चैम्बर में उसको हम थोरैसिक चैम्बर कहते हैं, ओके। और ये पूरा एयर टाइट है, मतलब इसके अंदर जैसे और कहीं से कोई भी छेद नहीं है, प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा एयर टाइट कंटेनर की तरह ये टाइट है, मतलब चैम्बर है ये, ठीक है। सो द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है, जैसे ये हाथ है मेरा तो ये साइड इसका डॉर्सल पार्ट है, ये साइड इसका वेंट्रल पार्ट है, और मेरे शरीर का
जो मेरा पीठ वाला हिस्सा है वो डॉर्सल पार्ट है और मेरा जो फ्रंट हिस्सा है वो वेंट्रल पार्ट है, ठीक है। तो वही कहा गया है थोरैसिक चैम्बर जो होता है इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सल पीछे जो हार्ट, ये जो हमारा लंग्स है इसके पीछे तो वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रल कॉलम है। एंड देन वेंट्रली बाय द स्टर्नम, आगे की साइड में स्टर्नम है, ठीक है। एंड लेटरली बाय द रिब्स, लेटरल साइड में रिब्स है, रिब केस से गिरा हुआ है। एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्रेगम, और नीचे इसके क्या है, डोम शेप डायफ्रेगम है। तो चारों तरफ डायरेक्शन आपको बता दिया, आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल में आपके रिब केस और नीचे में डायफ्रेगम। तो दिस इज द सिचुएशन और दिस इज द बिल्कुल पिन पॉइंटेड लोकेशन ऑफ योर लंग्स। So the anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs or pulmonary cavity. तो thoracic cavity को हम, या lung को हम क्या कहते हैं, pulmonary भी कहते हैं, ठीक है। lungs को pulmonary भी कहते हैं, या lung की cavity या pulmonary cavity भी कहते हैं। और कोई भी चेंज हमारे हार्ट के अंदर आएगा, मतलब कोई भी चेंज अगर हमारे लंग्स के अंदर आएगा तो हमारी, जैसे हम सांस लेती हूँ तो इसका एरिया वॉल्यूम बढ़ जाता है, सांस छोड़ती हूँ तो वो कम हो जाता है। तो यही कहा गया है कि अगर इसका वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा तो इस कैविटी में इसको फील होगा ये, ठीक है। सो सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, और ये अरेंजमेंट ब्रीदिंग करने के लिए बहुत एसेंशियल है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा नहीं तो एयर प्रेशर का ग्रेडियंट नहीं बन पाएगा और हम सांस कैसे लेंगे। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, और हम नहीं कर सकते, ये ऑटो रेगुलेटेड होता है, ठीक है। सो अगर हम कुछ थोड़े पॉइंट्स में देखें कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रिस्पायरेशन में, सो वी वुड सी दैट रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स: breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। तो पहला स्टेप है रिस्पायरेशन का, वो है ब्रीदिंग, जिसमें कि हम ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड हमारी बॉडी में जो भी ड्यू टू रिस्पायरेशन हमारी बॉडी में जो भी CO2 बना रहता है उसको हम बाहर भेजते हैं। देन सेकेंड स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वोलियरल मेम्ब्रेन। तो हमने सांस लिया और सांस छोड़ा, देन जो हमने सांस लिया वो हमारे एल्वोलियाई में इकट्ठा हुई एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वोलियाई के चारों तरफ आती है कैपिलरीज। देन वहां पे हमारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ विद CO2। ऑक्सीजन जो है आपके वापस से ब्लड में कैपिलरीज में गए एंड CO2 आपके एल्वोलियाई में आ गया। एंड देन एल्वोलियाई से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, जो है वो ट्रैकिया से होते हुए हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। एंड देन थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब ये जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई, अब इसका वापस से ये ब्लड जो है हमारे हार्ट में जाएगा और वहां से इसका ट्रांसपोर्ट होगा टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। एंड देन डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक जाएगी। अब क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वो हमेशा हीमोग्लोबिन नाम के एक कंपाउंड के साथ, जो कि आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, वहां पे ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है और वो ट्रेवल करती है। लेकिन एक बार हमारे लंग्स से तो ये इस फॉर्म में निकलती है, क्योंकि वहां पे इस तरह का सिचुएशन बनता है कि आरबीसी एंड जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। लेकिन अब टिश्यू के पास जब गया यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है गया, तो वहां पे क्या है, टिश्यू को अब ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो अब जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसको ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा ताकि हमारा टिश्यू उसको यूज कर सके। तो इसके पीछे कैसा माहौल बनता है, कैसा इन्वायरमेंट बनता है कि ये कर सके, क्योंकि आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की काफी ज्यादा एफिनिटी होती है। तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स वहां पे प्ले करने लगते हैं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाता है और ऑक्सीजन हैज बीन यूज्ड बाय द टिश्यूज एंड अगेन CO2 जो है वो वापस से ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है और फिर ब्लड उसको लेके वापस से हमारे लंग्स के पास आता है फॉर द रीऑक्सीजनेशन ऑफ द लंग्स। So diffusion of O2 and CO2 between the blood and the tissues, we will study it in more detail further. Then utilization of O2 by the cells for catabolic reactions and resultant release of CO2. तो जो ऑक्सीजन अब टिश्यू स्पेसेस में गए, then it will be used by the tissues for their catabolism or for their energy needs, and again CO2 has been released by the tissue as an excretory product, and this CO2 will be carried out by the blood in different forms
to get released out of our nostrils so that it don't accumulate in our body and cause the toxicity. Okay, so this is all about the cellular respiration. So cellular respiration as dealt in chapter 14, you have already studied it. Okay, then this is all about respiration and the human respiratory system. We have studied the structure of the human respiratory system, that it consists of epiglottis, larynx, trachea, and bronchi and bronchioles, and in the last it has alveoli. Alveoli, its main function is to increase the surface area of our lungs, and lungs has been covered by the pleural membrane. और ब्रोंकाई और डायफ्रेगम जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमारे ब्रीदिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है. तो ये हमारा पूरा एक जो है आउटलाइन हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उसका क्या क्या फंक्शन होता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये सारे जो हमने चीजें पढ़ी, ट्रैकिया, एल्वोलियाई, ब्रोंकाई, डायफ्रेगम, ये एक साथ इकट्ठा होकर के किस तरीके से इन सब चीजों को अंजाम देते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में हम इनहेल करते हैं तो वो कैसे, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि क्या ऐसा होता है कि वो ब्लड में चली जाती है और ऑक्सीजन वापस एल्वोलियाई में आ जाता है. कुछ तो होता होगा ना, कुछ चेंजेस आते होंगे, कुछ टेम्परेचर, पीएच, समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड देन हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है तो वहां पे भी कुछ सिनेरियो बनता होगा, कुछ सीन बनता होगा कि जो है अचानक से हीमोग्लोबिन और जो है ऑक्सीजन उसका डिसोसिएशन हो जाता है. ठीक है, तो वहां पे भी कुछ पीएच, कुछ टेम्परेचर, कुछ प्रेशर का चेंजेस आता होगा. तो ऑल दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू वेरी मच एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.